जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खबर थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना दोस्तों। मैं बात करूंगा अब फौज भी आएगी यूपीएस के दायरे में। नई पेंशन योजना बहुत बढ़िया। कौन कौन आएगा दायरे में, क्या क्या होगा इसके फायदे, सीधी बात भी सुनेंगे और इसके ऊपर कटाक्ष भी सुनेंगे कि इसके ऊपर विरोध क्या हो रहा है। और दूसरी बात, 20 पेज की आपको एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिया जा रहा है जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है आप रखिए अपने पास। इसको बैंक की पेंशनर्स को सीधी एडवाइजरी, बच के रहना नया तरीका है फ्रॉड का। ये वीडियो, ये चीज आप जरूर सुन लेना। और आखिर अब पूरा मैं मामला यूपीएस का एक डिटेल में एक वीडियो, इसको भी आप देख लेना। टीवी सोमनाथन जी से पूछा गया कि वीआरएस के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो हो 25 साल रहेगी। लेकिन उसके बाद का जो जवाब था वो बड़ा आश्चर्यजनक है, जिसके लिए हमारे मुंह से आपके सम्मान में शब्द निकल रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, कि 25 साल पे आप वीआरएस तो ले सकते हैं लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? जब आप 60 की एज तक पहुंच जाओगे। मोदी जी किसने देखी है 60 की एज? तभी तो बेचारा वो ले रहा है ना, वो तभी तो बेचारा वीआरएस ले रहा है। टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा सवाल, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएनुएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। 23 लाख जब सरकारी कर्मचारी केंद्र में हम बात करते हैं, हम उसमें फौज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फौज में आज भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। तो अगर एनपीएस इतनी अच्छी है या यूपीएस इतनी, यूपीएस में ले आइए ना फौज को। अलग अलग पैमाना क्यों है अभी भी? अभी स्टार्टिंग में अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान है संदीप जी। ठीक है, राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचेंगे उसको। दोस्तों खबरें करते विश्वास से, जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा उसमें क्या कहा जा रहा है, यदि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो क्या फौज भी इसके दायरे में आएगी? और इसका आपको वीडियो लास्ट में आपको दिखाएंगे शिव गोपाल मिश्रा साहब के, इसके इतनी सारी अच्छाइयां बता रहे हैं। हाँ, यदि अच्छाई हैं तो सबसे पहले नेता इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना, इसको बोलते हैं हिंदी में सुनिश्चित पेंशन है। 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्त अंतिम 12 महीनों के औसत मूल्य का 50% आपको पेंशन मिलेगा और उसका डीए-डीआर मिलेगा। पारिवारिक पेंशन का 60% मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 10 साल के बाद 10,000 प्लस डीए मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। सेवा कर्मचारियों के लिए औद्योगिक श्रम के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य आधार महंगाई राहत, ग्रेच्युटी का अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान और फंड भी मिलेगा। ये इस घोषणा के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे और सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा यदि ये इतना अच्छा है तो क्या फौज के ऊपर लागू करेंगे? क्या इस देश में एक यूपीएस, एक ओपीएस, एक एनपीएस, तो अलग अलग क्यों? अर्धसैनिक बल जो कि सेना, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो एक सैनिक हैं, तो उनको ओपीएस में क्यों नहीं? यदि वो ओपीएस में नहीं तो क्या आर्मी वाले भी यूपीएस में आएंगे? बहुत सारे सवाल, और भविष्य में ये कहीं ना कहीं नॉक कर दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि सरकार के खजाने के ऊपर बहुत दबाव है, देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, मिल बांट करके लेना है। तो क्या नेता अपनी पेंशन छोड़ेंगे? क्योंकि वो समाज सेवा के लिए आते हैं, वो दुनिया भर के भत्ते, दुनिया भर का पैसा भत्तों में लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं। तो जब उनकी समाज सेवा है तो क्या वो अपना त्याग करेंगे? क्या आप सिर्फ 4th ग्रेड कर्मचारियों से त्याग की इस देश के लिए उम्मीद करते हो? इनका त्याग क्या है? लगातार प्रहार हो रहे हैं, लगातार कटाक्ष हो रहे हैं और इसका पूर्ण विराम लगेगा। आप देख सकते हो एक लंबी डिस्कशन है शिव गोपाल मिश्रा जी के एबीपी लाइव पर। अभी सरकार ने जो हमारी मूल मांग थी कि हम आपको सैलरी का 50% जो है वो पेंशन देंगे और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम ही हो गया है और इसमें और ओपीएस में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा सरकार ने यह भी मान लिया है कि जो अगर पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो हम 60% पेंशन का जो है उसके जो है फैमिली को भी देने का काम करेंगे। मिनिमम पेंशन पहले 9,000 रुपये मिलती थी, उसको 10,000 रुपये कर दिया है, उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ मिलेगी। जो लोग 1 जनवरी 2004 और 1 अप्रैल 2025 के बीच में रिटायर हो गए हैं और जिनके
लिए भी ओपन कर दिया गया है कि उनको भी हम यूपीएस में ला करके और उनको भी वही लाभ देंगे जो यूपीएस के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 के बाद मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने हमारी मांग को करीब करीब पूरे तौर पर मान लिया है। एक और मांग थी हम लोगों की कि भाई पहले जमाने में ओपीएस में जब लोग रिटायर होते थे तो उनका जो पैसा कटता था वो ब्याज के साथ में उनको वापस मिल जाता था पीएफ के रूप में। तो अब जब आदमी रिटायर होगा तो उसके हाथ में कुछ पैसा कैश में नहीं होगा, तो वो एकदम रिटायरमेंट के समय में क्या करेगा। तो सरकार ने वो भी मान लिया कि हम एक अच्छा अमाउंट उसको लमसम अमाउंट देने का काम करेंगे कारपत से, और उसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे। ये नियम बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने सिद्धांत इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम एक लमसम अमाउंट देंगे रिटायरमेंट के समय, और उसको भी फार्मूला बना करके, ताकि आदमी खाली हाथ जो है। आप इसको देखना होगा कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर डाला है। उन्होंने कहा है 50,000 पेंशन तनख्वाह थी, 5,000 पेंशन थी एनपीएस में। अब आपको डीए मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, डेथ कवर मिलेगा, मिनिमम मिलेगा और एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2004 के और 2025 के बीच में जाने वालों के लिए। प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। उन्होंने बोला कोई भी कर्मचारी खाली हाथ नहीं जाएगा, पैसे होंगे। यानी पूरी व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी मांग थी जेसीएम जॉइंट काउंसिल मशीनरी की, और हमने अच्छा नेगोशिएशन किया है। और सोमनाथ जो वित्त सचिव है, आगे मोदी कैबिनेट सचिव बन रहे हैं, उन्होंने पूरी चीजें की। हमने कहा कि नहीं, ये यूपीएस बहुत अच्छी है, हो सकता है आगे सबके लिए ये लागू हो। अब ये आप देखने वाली बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों आप वीडियो देखिए, उसमें सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि 20 पेज की नई ईसीएचएस इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये नई नीति, नई सुविधा, नया तरीका। आपको जानना जरूरी है। एक प्रिंट निकालो, अपनी फाइल में लगा दो, आपको समझना है। पूछने से बेहतर इसमें सब कुछ दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्स सर्विसमैन कौन कौन दायरे में आएंगे, फैमिली पेंशन आएंगे, इनकम का क्या क्राइटेरिया है, और उन्होंने कहा है स्पाउस के लिए क्या है, पेरेंट के लिए क्या है, डॉटर के लिए क्या है, यदि हैंडीकैप्ड डॉटर है मेंटली या फिजिकली उसके लिए क्या होगा, पुत्र के लिए क्या होगा, पर्सनल डिसेबिलिटी है तो आपको कितनी छूट है, और उन्होंने कहा है और क्या क्या इंटाइटल्स हैं, ईसीएच कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, रिफंड कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन्फो उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, ओपीडी क्या होंगी, ऑनलाइन सुविधा क्या होगी, और उन्होंने बताया कि डेंटल चीज कैसे होगी, तमाम चीजों को, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या करना है, इश्यू ऑफ मेडिसिन क्या करना है, डूस एंड डोंट्स, यानी सारी चीजें इस ब्रोशर में दी हुई हैं। तो आपको ध्यान से आप अपने पास रखिए। यदि आपको चाहिए इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रखना है जरूर, अपने एक फोल्डर में रखिए, प्रिंट आउट नहीं तो कम से कम मोबाइल में रखिए, ताकि आपको सारी जानकारी आपके कंसर्निंग रहे कि ईसीएच हमें क्या क्या सुविधा देगी, पेरेंट्स के लिए क्या करना है, बच्ची के लिए क्या करना है, बच्चे के लिए क्या करना है, आपको इनकम के लिए अब क्या क्यों ये मांगा जा रहा है, और तमाम ऐसी सुविधाएं इसमें दी हुई हैं दोस्तों। तो आप इसको जरूर अपने पास रखें। अब मैं सीधी बात करूंगा, एक बैंक की हमको खुद एक एडवाइजरी आई है और इसको आपने ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा है, बैंक ने एक एडवाइजरी जारी की है, डियर एसबीआई कस्टमर्स, स्कैमर्स में ऑफर फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम विद हाई रिटर्न्स या पोज इन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर टू रिपोर्ट मनी, कॉल 1930 टू रिपोर्ट। उन्होंने कहा है मेरे ग्राहक कृपया ध्यान दें, बहुत सारे लोग आपको इस तरह कॉल करेंगे कि आप कम पैसा लगाओ और ज्यादा आपको रिटर्न्स देंगे, बच के रहना। दूसरा कोई बोलेगा मैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से हूं, आपका पैसा आपने आरटीआई नहीं भरा, बच के रहना, क्योंकि अब आपके साथ ठगी हो सकती है, क्योंकि ठगी का एक नया तरीका निकला है। मैं फिर कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। और जिसको बोलते हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्लेटफॉर्म सुना होगा, और जिसके अंदर आपका जो वॉइस क्लोन है वो भी, यानी आपकी हूबहू आवाज की कॉपी की जा रही कर रहे हैं वो लोग। आपकी आवाज से आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को कॉल किया जाएगा कि मेरा फोन खराब हो गया है, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, ये बार कोड है, इस पे आप 5,000 10,000 रुपए भेज दीजिए। क्यों? आप समझ रहे हो, बिल्कुल आपकी आवाज भी वही होगी, आपका बात करने का तरीका वही होगा और अंदाज भी वही होगा। उसके साथ उन्होंने कहा ये पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, और ये वीडियो आप देख सकते हो, एक रिपोर्टर्स ने डाला है। उन्होंने कहा आवाज की कॉपी, सारी स्टाइल की कॉपी, आपके साथ फ्रॉड और ऐसी चीजें, लगभग 80% लोग, यानी 4,000 केस में 80% लोगों की आवाज कॉपी करके
50,000 से ज्यादा पैसा ट्रांसफर उन्होंने करा लिया। वो लोग कामयाब हुए। रिश्तेदार बन के, माता पिता बेटा, किसी न किसी मुसीबत का हवाला देके आपको करना है, एक बार रुक जाना है, 5 मिनट के लिए चेक करना है, जिसकी आवाज है उसको कॉल करो, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर, तब आगे की कार्रवाई करना है, बच के रहना है। हाँ जी दोस्तों, एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। मुझे एक जर्मनी से फोन आता है कि आप ये वीडियो बनाते हो और ये इसमें इन्वेस्टमेंट का आप हमारा एक प्रचार कर दीजिए, हम आपको इतना महीना या इतना वीडियो का पैसा देंगे। मैं बोला नहीं, मैं फौजियों के लिए काम करता हूं और हम लोग इस पर बिलीव नहीं करते, हम नहीं करेंगे। बोला नहीं, आपके कुछ और साथी कर रहे हैं। तो मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा जो कि हमारी फौजी की वीडियो बनाते हैं, खासकर वो पैसा OROP आपको ये सर्कुलर है, एक महान भाव है। जब मैंने देखा, उनका वीडियो खोल के देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ, ना ही वो फौजी हैं, लेकिन यूट्यूब है, किसी की मर्जी इस प्लेटफॉर्म में घुस सकता है और अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने इसमें इतने पैसे लगाए, मुझे इतना फायदा हुआ, फिर मैंने इतने लगाए, इतना फायदा हुआ। टोटली फ्रॉड है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा इमोशंस में नहीं आना। न तो अपनी पासबुक, न अपनी बैंक डिटेल, न अपना आधार कार्ड किसी को मत भेजिए, कहीं ना कहीं आप शिकार हो जाओगे। जब मैंने वो वीडियो देखा, उनको मैंने बड़ा दुख हुआ। मैंने उनको तो मना किया कि ये फीजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। जो वो फौजी कह रहे हैं वो फौजी नहीं है। अब किसी की मर्जी है, कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, कोई भी आपको लालच दे सकता है, लेकिन प्लीज, मुझे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वो जब वीडियो देखा तो मैं बहुत दुखी हुआ कि कम से कम ये कहना, मैं अपने व्यूअर्स को तो इतना कह सकता हूं कि आपकी OROP की वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो आपका विवेक के ऊपर, आप क्या अपने ऊपर डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन जहां कोई आपको प्रचार कर रहा है कि मैंने पैसे लगाए हैं, प्रभु, जो चीज आप नहीं कर सकते दूसरों के कहने पर कभी मत करो। सेना के अंदर आपने देखा होगा, थैले वैले लेकर के बहुत सारी क्लास कराते थे, आपको ये हो जाएगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस फलाना, दूसरों के कहने से आपने लगा दिया, लेकिन कभी आपको जिंदगी में फायदा होगा नहीं। एक आध को हो गया होगा, एक आध की तो लॉटरी भी निकल जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज आप जानते हो, जिस चीज को आप समझते हो, वही करो। फौज के अंदर भी बहुत सारे लोग इस तरह मनी केस कर रहे हैं। दुख होता है, हमारी गाड़ी कमाइए, जो चीज हम जानते हैं, हमें बड़ा सुकून है, हम अपनी जिंदगी से, हमें नहीं बनना इस तरह करोड़पति। दूसरा आपको कभी पैसे वाला बनाएगा, इस युग में आपको पता है नहीं है, तो पक्का अवॉइड करना है और अपनी चीजें सुरक्षित रखना। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं किसी को आंख बंद करके नहीं भेजना है। मुझे भी लोग पे स्लिप वगैरह भेजते, मैं मना कर देता हूं। अपनी जो भी आपको मुझसे चाहिए तो अपनी डिटेल भेज दो, कितना बेसिक पे, सब कुछ हम निकाल देंगे, लेकिन पे स्लिप वगैरह किसी के साथ आधार नंबर मत शेयर करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं आपके साथ धोखा हो जाएगा। क्योंकि ये जो धोखे वाले प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है, आपका कोई निचोड़ लेगा पूरा का पूरा और आप देखते रह जाओ। प्लीज। वी सोमनाथन जी से पूछा गया कि VRS के बारे में आपका क्या विचार है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 25 साल रहेगी। लेकिन उसके बाद का जो जवाब था वो बड़ा आश्चर्यजनक है, जिसके लिए हमारे मुंह से आपके सम्मान में शब्द निकल रहे हैं, वाह मोदी जी वाह, कि 25 साल पे आप VRS तो ले सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? जब आप 60 की एज तक पहुंच जाओगे। मोदी जी, किसने देखी है 60 की एज? तभी तो बेचारा वो ले रहा है ना, वो तभी तो बेचारा VRS ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय मीन्स हमारे लिए तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सभी ऑनरेबल हैं, आप लोग सभी लोग ऑनरेबल हैं, माननीय हैं। उनके हिसाब से मेरे मन में एक भाव जो है वो बार बार आ रहा है कि हर एक कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत फिलहाल लाभार्थी है और जो चाहता है कि मैं UPS में स्विच कर लूं, एक बार के लिए मान लें, तो वो अपने आप को क्या फील कर रहा है कि वो प्रिजनर है, जिसे बंदी बना करके रखा गया है। आपको 60 साल तक की जेल काटनी है। 60 साल तक की जेल का मतलब आपकी 60 की उम्र होने तक की जेल आपको काटनी है। लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम 25 साल पे आपको छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन जो आपने 25 साल की जो सर्विस हमें दी है, जेल में जिस तरीके से कैदी बिताता है, समय बिताता है, उसको कुछ मेहनताना मिलता है, जो सजा जो कैदी होते हैं उनको मेहनताना मिलता है, वो जो आपका मेहनताना है वो हम आपको आपकी इस क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में नहीं, आपके सुपर एनिवेशन की डेट्स पर देंगे। मोदी जी, समझ में नहीं आ रही ये चीज? माननीय है आप हमारे लिए, और आपसे देश का हर एक कर्मचारी आपकी तरफ ही केवल आस बांध करके देख रहा था कि कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे हमारे फेवर में। यहां से ये यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है। दूसरी चीज, अगर आप इसमें देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन मींस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% जाता रहेगा, आपने उसकी ऐसी हालत कर दी है कि मुझे पैरेलल में अंग्रेजों की याद आ गई।
हमने अंग्रेजों को देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, और जो सही है फूट डालो राज करो, और फूट डालो राज करो। मैं यहां पर ये वाली बात किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने जहां जहां पर भी राज किया, या दूसरी तरफ से कहें दुनिया में जहां जहां पर भी दो देशों के बीच में लड़ाइयां हैं, दो देशों के बीच में युद्ध हैं, चाहे से हम रशिया यूक्रेन की बात कर लें, हालांकि उनका अपना लड़ाई है, वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फलस्तीन और इजराइल